नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और एक बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। और आशीष वर्मा इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। आशीष, देखिए, निकाय चुनाव के दौरान किसी तरह का कोई तबादला हुआ नहीं था, निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में तब आता है, लेकिन अब निकाय चुनाव समाप्त हुआ, एक बार फिर से तबादलों का दौर देखने को मिल रहा है। ये तबादले एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत हुए हैं या फिर कोई शिकायत वगैरह मिली थी या फिर चीजों को दुरुस्त करने के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? देखिए, सबसे अहम बात हो जाती है जब ये तबादले होते हैं तो तबादलों के पीछे एक ये कहा जा सकता है एक कड़ी होती है। हालांकि ये जो तबादले होने थे नगर निकाय चुनाव से पहले होने थे, लेकिन नगर निकाय चुनाव थे और आचार संहिता लगी हुई थी, जिसकी वजह से तबादले नहीं हो पाए थे। अब नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं, आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो तबादलों का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। हालांकि कल देर रात अगर देखा जाए तो 5 आईएएस के तबादले हुए हैं। इनमें अगर बात की जाए तो योगेश राम मिश्रा जो देवी पाटन मंडल बनाए गए हैं, एमपी अग्रवाल प्रमुख सचिव शिक्षा बनाए गए हैं, दिनेश चंद्र सहारनपुर के डीएम बनाए गए हैं, मोनिका रानी डीएम बहराइच बनाई गई हैं। आईएएस की अगर बात की जाए तो आईएएस में सुधीर को प्रमुख सचिव राजपाल में नियुक्ति दी गई है, तो वहीं आईएएस लोकेश को बस्ती मंडल में बनाया गया। तो ऐसे 5 आईएएस अफसर हैं जिनके कल देर रात तबादले किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, रुके हुए तबादले थे ये काफी दिनों से। निकाय चुनाव के मद्देनजर यानी कि बीजेपी यूपी को जो 6 हिस्सों में बांटा गया था अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अवध, ब्रज, पश्चिमी, पूर्वी, इसके अलावा बुंदेलखंड, तो इस तरीके से सभी आज बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के संगठन की कार्य समिति की बैठक यहां पर हो रही है। तो बीजेपी ने बहुत ही संगठित तरीके से इन चीजों को, और तमाम पार्टियां करती हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ करती बल्कि तमाम पार्टियां ऐसा ही करती हैं कि वो एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हुए संगठित करती है संगठन को, और इसके जरिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ में चुनाव भी लड़ा जाता है, उम्मीदवारों का चयन भी होता है। भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे एक बैठक में, तो दूसरी बैठक में धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। और इस तरीके से बैठकों के सिलसिले को हम देखें तो बीजेपी अभी से पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, चुनावी मोड में है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और इसे आप मानकर चल सकते हैं कि अब कोई अलग से आधिकारिक या औपचारिक अब चुनावी शंखनाद नहीं होगा, बल्कि इसे ही आप शंखनाद मानकर चलिए, जिसमें सबसे पहले कार्य समिति की बैठक हो रही है अलग अलग क्षेत्रों की। इसी कड़ी में आज बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की संगठन की कार्य समिति की बैठक यहां पर हो रही है। तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। एक जगह पर संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में बैठक, तो दूसरी जगह भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में यह बैठक होगी। बुंदेलखंड में जो बैठक होगी उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी रह सकती है। इसके अलावा तमाम सांसद, उस क्षेत्र के विधायक और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र से आने वाले, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं अब ये तय किया जाएगा कि अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो मंथन का जो दौर है ये निकाय चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि निकाय चुनाव में जो हासिल किया है बीजेपी ने और जो जोश कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इस जीत के बाद से आया है, उस जोश को कैसे बनाए रखकर उसी ताकत को बटोर कर उसी ताकत के साथ आगे बढ़ा जाए और मिशन 80 के अपने लक्ष्य को पा लिया जाए, ये कोशिश बीजेपी की। और इसलिए आप देखिए कि क्षेत्रीय संगठनों की बैठक भी है, कार्य समिति की बैठक है, इसके अलावा जिला कार्य समिति की बैठक भी होगी, इसके अलावा कई तरह के सम्मेलन। और हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन बैठकों से जुड़ी जानकारी देने के लिए। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, फिलहाल
क्या जानकारी कानपुर से, जहां पर बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर संगठन की कार्य समिति की बैठक हो रही है, वो कब शुरू हो जाएगी, कौन पहुंचेगा यहां पर, किसकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी? देखिए पंकज, मैं बता दूं, बहुत अहम बैठक है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की ये बैठक है। जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनकी अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। 10 लोकसभा जो सीटें हैं और 52 विधानसभा जो सीटें हैं, उनके प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र, वो शामिल होंगे। बैठक अहम इसलिए हो जाती है पंकज, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव में जो नगर निगम के जो सफलता हासिल की है, वो जो जोश है उसको बरकरार रखना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि 16 में से उतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। लेकिन नगर पालिका में जिस तरह सफलता मिली है, वहां जो है कहीं ना कहीं उस पर रणनीति तैयार होगी। 2024 में किस तरह से, किस रणनीति से आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होता है, आप पूरे टाइम भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनावी मोड में होता है। निकाय चुनाव की जैसे ही निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद अब 2024 की तैयारी है। और इसे आप 2024 का शंखनाद यहाँ से समझे उत्तर प्रदेश के लिए। भूपेंद्र चौधरी कानपुर में रहेंगे, मंदाकिनी जो होटल है वहां पर रखा गया है कार्यक्रम, वहां पर बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं जो 10 लोकसभा सीटें हैं कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की, वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो उसमें शामिल होंगे। साथ ही 52 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर संगठन के वो शामिल होंगे। कहीं ना आगे की जो रणनीति है 2024 की, क्योंकि निकाय चुनाव को जिस तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था, एक टेस्टिंग के तौर पर देखा जा रहा था कि अब 2024 की तैयारी कैसे की जाएगी, तो उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब 2024 के लिए अपनी जमीन तैयार करने में जुट जाएगी तो आशीष, ये जो बैठक हो रही है ये हो कहाँ पर रही है और लगभग कितने लोग? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि सभी सांसद उस क्षेत्र से आते हैं वो मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक मौजूद रहेंगे जो 52 के आसपास से वो मौजूद रहेंगे, या फिर विधायक प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे यहाँ पर, विधानसभा के प्रतिनिधि। और इसके अलावा कौन कौन लोग इसमें शामिल रह सकते हैं और बैठक की हो कहाँ पर रही है? बैठक जो है पंकज, मैं बता दूं, साकेत नगर, कानपुर का साकेत नगर साउथ का एरिया है, मंदाकिनी रॉयल होटल है, वहाँ ये बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वो बैठक में शामिल होंगी। भानु प्रताप वर्मा शामिल रहेंगे और जो अध्यक्षता करेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अध्यक्षता करेंगे। साथ ही 52 जो मैंने बताया आपको, 52 विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल रहेंगे। 10 संसदीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही संगठन के जो तमाम जो जिला अध्यक्ष है, जितने जिले आ रहे हैं, कार्यकारिणी जो है वो शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर अब संगठनात्मक कहीं ना कहीं जो सरकार के लोग हैं, साध्वी निरंजन ज्योति वो शामिल होंगी। साथ ही भानु प्रताप वर्मा है वो शामिल होंगे और दस्ता में आगे की रणनीति तैयार होगी। 52 विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं जो संगठन है उसको भी एक तरह से काम करने का, एक साथ काम करने के लिए एक रोड मैप तैयार होगा। साथ ही पंकज बता दूं, 17 नगर निगम में तो चुनाव बड़ी जीत हुई है, लेकिन नगर पालिका में के प्रदर्शन पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए भी रणनीति बनानी होगी। तो उसके लिए भी ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। जिस तरह से निकाय चुनाव गए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये बैठक की है, उस कड़ी में कानपुर में भी बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर कानपुर और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है बड़ा क्षेत्र, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित तौर पर भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरह से जब से अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। आप बुंदेलखंड के एरिया के जाएंगे, उरई, जालौन, झांसी, बाना, ये एरिया तो समाजवादी पार्टी का एरिया था, इटावा और इस तरफ का, उसमें संगठन को मजबूत किया है। कहीं ना कहीं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को उन्होंने केंद्र पे रखा है भूपेंद्र चौधरी ने लगातार, और उस कड़ी में 2024 से पहले ये बैठक और अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से बुंदेलखंड हिस्से को लेकर, बुंदेलखंड के जितने भी
सांसद आते हैं बीजेपी के बुंदेलखंड इलाके से, कानपुर से, वो यहाँ मौजूद है, विधायक मौजूद है और तमाम पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अतीक की बहन आयशा नूरी की अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दाखिल नहीं की गई थी रिपोर्ट, लेकिन वहां पर उनसे पहुंचने से पहले ये लोग फरार हो जाते हैं। तो नेटवर्क इनका आज भी बहुत ही मजबूत, तगड़ा और कहीं ना कहीं इन्हें जानकारी मिल जाती है पुलिस के आने जाने की, पुलिस के आगमन की, और उससे पहले ये लोग फरार हो जाते हैं। इसी कड़ी में आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज सुनवाई। बता दें आपको कि शाइस्ता परवीन की तरह ही आयशा नूरी भी फरार चल रही है। आयशा नूरी अतीक और अशरफ की बहन है और याद होगा आपको कि जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था अतीक अहमद को, उस दौरान अपनी गाड़ी के साथ लगातार आयशा नूरी बनी हुई थी। अपनी गाड़ी के साथ पुलिस कुछ काफिले के पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि आयशा नूरी ने इस बात को लेकर आशंका जताई थी कि पुलिस कुछ भी कर सकती है उसके भाई को। और संजय खान हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक बार फिर से वही हलचल, वैसी कवायद कि एक और सरेंडर याचिका पर सुनवाई, यानी कि सरेंडर करने की कोशिश आयशा नूरी और उसकी दो बेटियों की, उससे दूसरी ओर पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश करेगी। ताज़ा अपडेट क्या है, क्या क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से, पुलिस सूत्रों से आ रही है आपके पास? देखिए पंकज जी, आपको बता दें, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की आज सीएम कोर्ट में सरेंडर याचिका पे सुनवाई होगी। पिछले कई तारीख पे धूमनगंज पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल करनी थी कोर्ट में कि आखिरकार उनको किस तरीके से आरोपी बनाया गया है, तो इसको लेकर के अगली सुनवाई में पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। अब इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि धूमनगंज पुलिस की तरफ से जब रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तो सीएम कोर्ट में उसी तरीके से फैसले होंगे और जो आयशा नूरी सीएम कोर्ट में सरेंडर याचिका दाखिल की उस पर सुनवाई होगी कि आखिरकार उनको सरेंडर की सुनवाई पे सरेंडर करने की इजाजत मिलती है या उनको हिरासत में लिया जाए। किस तरीके से उनको एक आरोपी बनाया गया है कि जो उमेश पाल हत्याकांड में शूटर थे, उनकी आवभगत करने में, उनको संरक्षण देने में, उनको पूरी तरीके से मदद करने में इनको आरोपी बनाया गया है। तो वहीं पहले इनकी खबरें आ रही थी सामने कि आयशा नूरी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन साथ में सरेंडर करने की बातें आ रही थी जब अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ था। तो उस दौरान जो सुबुगाहट थी वो अलग हो गई, शाइस्ता परवीन अलग हो गई, फरार हो गई, वहीं आयशा नूरी भी साथ में फरार चल रही है अलग अलग जगहों पे। और अगर हम इस पूरे प्रकरण पे बात करें तो लगभग 3 महीने के पंकज जी बीत रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस पुलिस अपनी पूरी कवायद कर रही है, हर एक तरीके से जो है शाइस्ता परवीन को माफिया लिस्ट में लेडी डॉन 50,000 का इनाम भी घोषित किया। लगभग 6 मुकदमे हैं, अब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की तैयारी चल रही है। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा की इजाजत मिलने के बाद 7वां मुकदमा शाइस्ता परवीन के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का तहत दर्ज होगा। जब मुकदमे ये दर्ज होंगे तो इनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ेगी। इसके पहले भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुकी है। पुलिस ने आशंका जताई कि ये जो शाइस्ता परवीन है, इनके साथ जो भी 5 लाख की इनामी उमेश पाल हत्याकांड में शूटर है साबिर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, ये सब विदेश भागने की आशंका जता रहे थे, जिसको लेकर के पुलिस ने हर एक एयरपोर्ट पे एजेंसियों को लगाया था, यूपीएसटीएफ की टीम लगी थी, हर एक तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई सुराग इन शूटरों के, इन हत्यारों का नहीं लगा था जो फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में अब आज के दिन शाइस्ता परवीन की जो ननद है अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, उनकी सुनवाई होगी और पुलिस जहां अपने पूरी तरीके से हर कवायद कर रही है, तो आज भी ये देखा जा रहा कि जो अतीक अहमद का साम्राज्य था, अतीक और अशरफ के मर्डर होने के बाद भी इनका साम्राज्य उसी तरीके से मजबूत है कि शाइस्ता परवीन और इनके शूटर जो हैं अभी भी इनके मुखबिर इतने तेज हैं, इतना एक्टिव हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही इनको पूरी बिल्कुल इनका नेटवर्क आज भी काम कर रहा है और उसी तरीके से एक्टिव भी है जैसे अतीक के होने पर होता था। अच्छा, ये कुछ जानकारी ऐसी कि आयशा ने भी कभी कोशिश की हो सरेंडर करने की ताकि पुलिस की गिरफ्तारी से बच सके, ऐसी कोई जानकारी बीच में कभी उसने कोशिश की हो? देखिए, कोशिश उस दौरान थी पंकज जी जब अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था और अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ था।
तो उस दौरान था कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन उस दौरान भी पुलिस की मुस्तैदी थी और कोर्ट के पूरे बाहर छावनी में तब्दील किया था। किसी भी तरीके किसी रूप में अगर आती है तो इनको हिरासत में ले लिया जाए। पीछे जब अतीक अहमद को पेशी पे लाया जा रहा था उस दौरान भी तस्वीरें देखने को मिली कि यही आयशा नूरी है। जब अपने भाई की आशंका जता रही, पुलिस कुछ भी कर सकती है, रास्ते में इनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, मीडिया से बात करते हुए बयान भी दी थी। और वहीं एक तरफ ये साथ में अपनी गाड़ी उस फ्लीट के साथ लगी थी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो नजर आप बनाए रहे हैं कि आज 2 बजे क्या होता है, क्या कोई राहत मिलती है या पुलिस की दलील कमजोर पड़ती है उसके रिपोर्ट के जरिए, और क्यों आरोपी बनाया गया है आयशा को, ये अदालत की ओर से पूछा जा सकता है। तो पुलिस क्या कहती है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़े आप, नजर आप बनाए रखें इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार हम आपके साथ संपर्क करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त आ रही है। और एक जानकारी, एक और लखनऊ से एक और जानकारी, इनामी शाइस्ता परवीन पर दर्ज होगा गैंगस्टर का मुकदमा। शाइस्ता और इस बुलेटिन में इतना ही।